my dear बच्चों, very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. सत श्री अकाल, नमस्कार, bonjour, आदाब. शुरू करते हैं आज का session with me, Ankana, and I am your social expert at Imbibe. So let's get started with today's, which is basically the final session of our chapter Nationalism in India. अब ये चैप्टर काफ़ी समय से चल रहा है क्योंकि यार ये चैप्टर काफ़ी बड़ा भी है और हिस्ट्री के चैप्टर्स इन जनरल हमारे लेंदी से हैं. But this particular chapter, I've said it multiple times, has been my favorite, is my favorite out of the entire syllabus because it's probably the connection that I feel, the feeling of nationalism and patriotism for India and how the struggle of our independence turned out to be. How did our people, our forefathers, our freedom fighters, our nationalists did their best and everything in their capacity to make this possible. So that is what this chapter is about. So let's get started. We have done multiple sessions on this chapter. Not just that, Imbibe के platform पे ये पूरा chapter sequence में बहुत ज़्यादा detail में पढ़ाई है मैंने और वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है आपके लिए. तो अगर यहाँ के अलावा आप वहाँ भी जाकर पढ़ना चाहते हो तो कर सकते हो because you'll also be able to attempt the quiz questions over there. So that'll be a great thing for you to be able to do. So let's get started with the collective sense, the sense of collective belongingness. Now what does that even mean? इसका मतलब भी क्या है? अगर ये समझना चाहते हो तो चिंता मत करो, बिल्कुल समझेंगे. Just give me few minutes and then we will get started and talk about it. Now what are the topics that we are going to do today? आज हम किन किन topics के बारे में पढ़ने वाले हैं, पहले वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले बच्चे मैं बता दूं कि हम बात करेंगे आइकन्स एंड सिंबल्स की जो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में बहुत काम आई थी. फिर हम बात करेंगे री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री फॉर नेशनलिज्म की. विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट, विल टच अपॉन इट and who were the important leaders in this movement. ठीक है? So these are our topics for today. So let's start this session. So if you think about the British rule, अगर आप British rule के बारे में सोचते हो in India, we see that a united struggle was not possible without the feeling of nationalism and collective identity. यानी कि जब आप सारे लोगों को एक देश के हर एक कोने में बसे इंसान को कह रहे हो कि यार आओ साथ मिलकर स्ट्रगल करते हैं, साथ मिलकर हम लड़ते हैं एक कॉमन एनिमी की तरफ, हमारे ब्रिटिश रूल की तरफ, ये एक नेशनलिज्म और कलेक्टिव आइडेंटिटी के फीलिंग के बिना पॉसिबल नहीं थी. अब ऐसा क्यों था वो हम करेंगे डिस्कस. लेकिन इंडिया एक बहुत बहुत डाइवर्स कंट्री है एंड वी हैव बीन अवेयर अबाउट इट, राइट. इंडिया इज एन एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री. मतलब आप किसी भी एस्पेक्ट में देख लो डाइवर्सिटी भरी पड़ी है. मौसम में देख लो, एनवायरनमेंट फिजिकल फीचर्स के हिसाब से देख लो, कहीं पहाड़ हैं, कहीं प्लेटूज हैं, कहीं प्लेन्स हैं जो कि फर्दर कल्चर को भी अफेक्ट करते हैं. तो कल्चरली देख लो, ठीक है, फूड की हैबिट्स देख लो, क्लोथिंग की देख लो, लैंग्वेज की देख लो, हर एक चीज़ ट्रेडिशनली वी हैव बीन इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया वेरी वेरी डिफरेंट. फॉर दैट मैटर इवन द हिस्ट्री हैज़ बीन डिफरेंट. मोस्टली जो फॉरेन इन्वेडर्स रहे हैं वो नॉर्दर्न पोर्शन तक आकर के रुक जाते थे और साउथ में अलग अपनी छोटी छोटी किंगडम्स रहती थी. तो वहाँ से भी हिस्टोरिकली ऑल्सो वी हैव बीन वेरी वेरी डिफरेंट. सो इंडिया इतना डाइवर्स नेशन रहा है कि वहाँ पे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्म करना इन इटसेल्फ वाज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज. आई मीन इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट. कई आइकन, सिंबल, सॉन्ग्स, इन चीज़ों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्टैब्लिश करने में एक नेशनल आइडेंटिटी. So in today's session we are going to discover it and see how did that happen. उससे पहले फटाफट एक क्विक रिविजन कर लेते हैं of what we did in the previous session. ठीक है, फिर आज के सेशन पे ड्वेल इन करेंगे थोड़ा और ज़्यादा. अब प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया है इसका डिस्कशन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यहाँ ध्यान से समझिएगा बिकॉज आज वाले चैप्टर में हमें आज वाले सेशन में एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा इंसाइटफुल लगेगी. एज इन जब आप पिछले वाले पोर्शन में पिछले सेशन में जो हमने पोर्शन कवर किया है इस चैप्टर का, उसको जब आप रिवाइज करते हो और उसको अच्छे से ग्रास्प करोगे और एनालाइज करोगे तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मेक सेंस करेगा. तो पिछले सेशन में हमने बेसिकली बात की थी सीडीएम में हो रहे पार्टिसिपेशंस की and how there were differing strands, if there was any differing strand or not, what did these people want in general, what were they aspiring for, what were they looking forward to.
तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये रिकैप मैं थोड़ा सा डिटेल में करूंगी यहाँ पे। फॉर ऑल्सो द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अटेंड द सेशन, आई वुड रिकमेंड प्लीज गो बैक एंड वॉच द सेशन। ठीक है, अब कुछ बच्चों को अगर लग रहा है कि मैम हमने ये सेशन बहुत डिटेल में देखा है, तो आप ये पोर्शन स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट 3-4 मिनट्स, नॉट इट वुडंट बी गो दैट लॉन्ग, बट लेट्स से नेक्स्ट 2-3 मिनट्स आप रिकैप का स्किप कर सकते हो। जहां से हम चैप्टर शुरू करेंगे आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हो। बट फॉर नाउ, for the students who need this and for the connection that I want to form of the previous session with this session, let's dwell into a detailed discussion of the recap of the previous session. तो बच्चे, सबसे पहले हमने ये समझा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था क्या और एनसीएम से कैसे डिफरेंट था, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज आवर फर्स्ट मास मूवमेंट। वैसे तो ऐसा नहीं है कि इसके पहले और कोई मास मूवमेंट नहीं हुई। सत्याग्रह हुई थी जो 6 तारीख को, 6 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के पहले राउलेट एक्ट के अगेंस्ट हड़ताल हुई थी, वो भी एक मास मूवमेंट थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक एजेंडा, एक प्लान, एक स्ट्रक्चर लेकर के जब सारी दुनिया के सामने एक मूवमेंट लॉन्च कर देते हो, ऐसा नॉन कॉपरेशन वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडियन फ्रीडम फाइटिंग की हिस्ट्री में। नाउ व्हाट हैपेंस, नॉन कॉपरेशन कहता है कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, यानी कि ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे, उनके हाथ में हाथ डालकर आगे नहीं बढ़ेंगे, उन्हें आगे बढ़कर इस चीज का मौका नहीं देंगे कि वो हमें डोमिनेट कर सके। But it never said that we will be breaking the rules. We will be doing the counter of what the Britishers would ask us to do. We will trouble them. We will, do everything opposite of what has been asked or is expected. We will just torture them to a level where they know that we are against them. Non-cooperation was more of a subtle, moderate move. However, not completely, but comparatively to the civil disobedience. Civil disobedience जब आप compare करोगे तो non-cooperation थोड़ा moderate था ज़्यादा। आपको मौका दिया जा रहा था कि भैया हम देखो थोड़ा प्यार से समझा रहे हैं, मान जाओ, नहीं तो फिर सिविल डिसोबीडियंस आ जाएगा। और आ गया सिविल डिसोबीडियंस। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है सिविल डिसोबीडियंस की। सिविल डिसोबीडियंस बच्चे हमें पता है 1930 में होता है लॉन्च। ठीक है, 1930 में लॉन्च करने के पहले जो है 11 डिमांड्स के साथ गांधी जी ने पहले ही अपना जो है चिट्ठी लिख के लॉर्ड अर्विन को दे दिया था। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि भैया तुम हमारी बात मान लो, नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे अगेंस्ट जाएंगे। हमारे लिए सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट पे मोनोपोली जो आपने मैन्युफैक्चरिंग पे लगा रखी है, ये सारी चीजें हटा दो ना, ये सारी चीजें खत्म कर दो, सिंपल कर दो चीजों को हमारे लिए। लॉर्ड अर्विन नहीं माने, तो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया और सॉल्ट बना के किया। तो आप देखो क्या था, सॉल्ट टैक्स और सॉल्ट रूल क्या कहता था, वो यही कहता था कि सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग की मोनोपोली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंडियंस को अलाउड नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी सामान की, सॉल्ट की, वो लोगों तक जब पहुंचती थी तो उस पर एडिशनल टैक्स भी लगता था, एक सॉल्ट जैसी बेसिक नेसेसिटी के लिए जो हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट है। एंड प्लस सॉल्ट वॉज अ वेरी गुड एंड ग्रेट सिंबल, बिकॉज आप चाहे कोई भी हो, कहीं के भी हो, अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, पढ़े लिखे हो, नहीं हो, पार्टिसिपेट करते हो, नहीं हो, ब्रिटिशर्स के साथ हो, नहीं हो, सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो सब कंज्यूम करते थे। वो एक ऐसा धागा होने वाला था जो सारे लोगों को बांधने वाला था। तो सॉल्ट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई गांधी जी पिक्ड अप सॉल्ट। तो अब क्या होता है, जाते हैं वो, पहुंचते हैं आपका, ठीक है, अप्रैल में पहुंच जाते हैं, वहां पे जाकर के मैन्युफैक्चर करते हैं सॉल्ट को। जैसे ही मैन्युफैक्चर करते हैं, सॉल्ट लॉ ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद उन्हीं के साथ वहां से सीडीएम का मूवमेंट शुरू होता है। अब सब लोग करने लगते हैं। अब बात ये थी जो हमने पिछले सेशन में एग्जैक्टली डिस्कस की कि वो लोग कौन से थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और जब इतने ज्यादा हाई स्केल पे चल रहा था तो ये फेल क्यों हो गया। तो यहाँ पे आप ना डाइवर्सिटी भी देख पाओगे। डाइवर्सिटी कहने का मतलब ये है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट पीपल वर इन द सेम प्रोफेशन, दे वर स्टिल डिफरेंट, देयर स्ट्रगल्स वर डिफरेंट। तो ऐसे डाइवर्स नेशन में जब आप सब लोगों को साथ लेकर के आना चाहते हो तो वो कैसे डिफिकल्ट हो जाता है, और कैसे फिर आप कुछ सिंबल्स की मदद से, कुछ अलग एलिमेंट्स की मदद से इस डिफरेंस को हटा करके इस कनेक्शन को बिल्ड कर सकते हो, कलेक्टिव बिलोंगिंग के फीलिंग को बिल्ड कर सकते हो। जैसे पेजेंट्स की बात लेते हैं, पेजेंट्स है ना, पेजेंट्स कौन हो गए, हमारे फार्मर्स। और फार्मर्स ही इस वक्त है जो आप समझो देश चला रहे बच्चा, ठीक है। 1930s की, 1940s की, 1920s की अगर आप बात करोगे, मतलब फॉर दैट मैटर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने के पहले प्रॉपर फुल फ्लेज्ड इन इंडिया
जब हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ, दैट इज वेयर वी रियली स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम फार्मिंग टू मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस सेक्टर. अदरवाइज वी वर लाइक अ कंट्री विच वाज solely based on farming. Majority of the population was occupied and employed in the farming primary sector. फार्मिंग के एक्टिविटी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड थे. आप देखोगे तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी 50%, 60% हमारी जो जनता है वो फार्मिंग ही करती है ना. तो अब क्या है कि अब जैसे हम पेजेंट्स की बात करें, तो पेजेंट्स के बारे में आप सोचोगे तो सोचोगे यार कि सारे पेजेंट्स तो आपस में फ्रेंड्स होंगे, इनका एक यूनियन होगा, इनकी प्रॉब्लम सेम होगी. लेकिन हम देखते हैं कि पेजेंट्स दो हिस्सों में बटे हुए थे, है ना, रिच थे और पुअर थे. यानी कि वो पेजेंट्स जिनके पास जमीनें थी, जिनके पास अच्छे बड़े सेविंग्स थे, ऐसे बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करने वाले पेजेंट्स, ऐसे पेजेंट्स भी थे. एंड देन देयर वर पेजेंट्स जो लैंडलेस थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, जो रेंट भरते थे, दूसरों के लिए काम भी करते थे, अपनी थोड़ी छोटी सी ज़मीन पे खेती भी करते थे, लेकिन इससे बहुत सेविंग्स नहीं बन पाती होगी, बहुत हाई प्रोडक्शन नहीं हो पाता होगा. तो ऐसे सारे पेजेंट्स भी थे. तो चलो ये तो कंडीशन डिफरेंट है, लेकिन यार अल्टीमेटली अगर आप पेजेंट हो, अगर मैं और टीचर्स को जानती हूँ तो वो चाहे दूसरे स्कूल में पढ़ाते हो या ऑनलाइन पढ़ाते हो, इट डजेंट मैटर, हमारे स्ट्रगल्स, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर होनी चाहिए. आइडियली ये एक्सपेक्टेशन होता है, क्योंकि आप सेम प्रोफेशन में हो, सेम बैकग्राउंड से, कॉन्टेक्स्ट से आ रहे हो, तो आपको थोड़ा आइडिया होता है, आप कनेक्ट करते हो. लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रिच पेजेंट्स चाहते थे कि जो भी रेवेन्यू रेट्स हैं, यानी कि जो टैक्स रेट्स है जो उनको देने पड़ते हैं ब्रिटिशर्स को, वो हटा दिए जाए. वो पूरा नहीं होता है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार लॉर्ड अर्विन पैक्ट के बाद, गांधी अर्विन पैक्ट के बाद कॉल ऑफ कर लिया जाता है. तो वो नाराज हो जाते हैं और दूसरी बार ज्वाइन नहीं करते. लेकिन आप ये देखो कि पुअर पेजेंट्स को प्रॉब्लम क्या थी, ये जो जमीन वो रेंट पे लेकर के खेती बाड़ी किया करते थे, उस पे जो उनको रेंट देना था उससे उनको रेमिटेंस चाहिए थी. क्योंकि जो ग्रेट डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स जो आई थी, उसमें उनकी कमाई नहीं हुई, वैसे ही उनकी कमाई बहुत ज़्यादा कम थी. तो यहाँ पे व्हाट दे नीडेड वाज कि भैया ये जो भी रेंट हमारे सर पे आ गिरा है और इतना ज़्यादा बन चुका है एक अमाउंट बिल्ड हो करके, उससे हमको रेमिट कर दो, हमें हमारे लिए माफ़ी दे दो, उसको वेव ऑफ कर दो. लेकिन ये रेंट ले कौन रहा है, ये रेंट ले रहे थे रिच पेजेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इनके पास बड़ी ज़मीनें थी. तो ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा ये छोटे छोटे फार्मर्स को दे दिया करते थे कि ठीक है ये वाला ज़मीन तुम ले लो, ये ज़मीन तुम ले लो, थोड़ा सा यहाँ पे तुम कर लो, थोड़ा सा यहाँ पे तुम कर लो, मुझे रेंट दे देना, बाकी की ज़मीन मेरी है, वहाँ पे आई विल डू फार्मिंग. Now what we see is that Congress did not really address poor peasants का problem out in the open because उन्हें यही डर था कि rich peasants नाराज हो जाएंगे. तो आप देख रहे हो कि सेम देश में कैसे अलग अलग इंटरेस्ट की वजह से दो ग्रुप्स, मतलब जो अल्टीमेटली सेम ही प्लेटफॉर्म, सेम कॉन्टेक्स्ट, सेम बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन दो अलग हिस्से बनते हैं. अब आप इन दोनों को मिला करके कहोगे कि चलो एक यूनाइटेड स्ट्रगल करते हैं, तो वो करेंगे क्या? इनकी स्ट्रगल तो आपस में चल रही है, इनकी एक कॉन्फ्लिक्ट तो आपस में ही चल रही है. तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी थी. तो ये पॉइंट मैं आपको इतनी देर से समझाना चाह रही थी कि हाउ एंड व्हाई इंडिया इज लाइक एक्सट्रीमली डाइवर्स एंड व्हाई इट इज इवन मोर डिफिकल्ट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इवन इफ देयर इज अ सेंस ऑफ कॉमननेस, कुछ कॉमन है भी दो ग्रुप्स के बीच में, तो फिर भी वहां पे कितने अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कितनी अलग अलग तरह की ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं. ठीक है, अब वैसे ही और जो पार्टिसिपेट किया था वो थे बिजनेस क्लास, यानी कि बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट्स, है ना. इंडस्ट्रियलिस्ट्स कैसे आ गए? तो बच्चे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था तो पूरा बॉयकॉट हुआ था फॉरेन गुड्स का. तो उस वक्त जो भी इंडियन गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे उनका परचेजिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, प्रॉफिट बहुत इंक्रीज हो गया था. तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस बात को रियलाइज किया था एंड दे वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. इसीलिए वो सीडीएम में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते थे कि एनसीएम जैसा सिचुएशन फिर से क्रिएट हो सके. साथ ही साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब उन्होंने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी हर एक चीज़ की जो ब्रिटिशर्स वॉर सप्लाई के लिए करा रहे थे, बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वहाँ पे Indians were not buying, but a lot of manufacturing was happening and it was benefiting them. बट प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती थी कि टैक्स, ट्रेड बैरियर्स, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस जो कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल ने लगा रखा था, वो ब्रिटिश बिजनेस क्लास को बहुत डिस्टर्ब करता था, ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा लिमिट कर दे रहा था उनकी उड़ान को. तो वो चाह रहे थे कि भैया हमारा जो ये डिस्ट्रप्शन है वो ख़त्म हो जाए, हम जो इन्फ्लुएंस हमारा जो ग्रोथ है वो बढ़िया से चलता रहे. ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली कैपिटलिस्ट्स पे आ रहा था. और इंडस्ट्रियलिस्ट्स कौन होते हैं? तो ये कैपिटलिस्ट्स ही तो होते हैं.
है ना। हमने रशियन रिवोल्यूशन लास्ट ईयर जब पढ़ा है तो उसमें देखा है कि कैपिटलिस्ट्स के अगेंस्ट थे सोशलिस्ट्स और कम्युनिस्ट्स। तो यही इसी वक्त आपका चल रहा है रशियन रिवोल्यूशन, और ये सब का असर भी आया हुआ है। तो यहाँ पे ये लोगों को भी चाहिए था कि भैया हमें थोड़ा बचाओ, हमारी कहीं ना कहीं बिक्री कराओ, हमें बेच दो, हमारी आइडिया को बेच दो, हमारे सामान को बेच दो, हमारा प्रॉफिट करा दो, हमें ब्रिटिशर से बचा दो, हमें सोशलिस्ट से बचा दो। तो इन सारे रीजन से ये आए थे, लेकिन वही हुआ कि जब सीडीएम एकदम से कॉल ऑफ कर दिया गया था तो इन्होंने भी दोबारा ज्वाइन नहीं किया। दे ऑल्सो डिड नॉट टेक इंटरेस्ट। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, अगर बात करें विमेन की तो विमेन बहुत ज्यादा एक्टिव थे कंपेयर टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बट कहीं ना कहीं अभी भी विमेन का जो पार्टिसिपेशन है काफी सिंबॉलिक था। गांधी जी खुद बिलीव करते थे कि उनका प्राइमरी ड्यूटी अपने घर का ध्यान रखना, घर पे रहना, बच्चों का ध्यान देना, फैमिली बिल्ड करना, इन सब चीजों पे है। लेकिन विमेन वर डेफिनेटली मोर स्ट्रॉन्गर ओवर हियर। कांग्रेस ने भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनको एक लीडरशिप वाली रोल नहीं दी थी, तो दैट ऑल्सो मेक्स अस क्वेश्चन द आइडिया वेदर कांग्रेस रियली वांटेड द वुमेन टू पार्टिसिपेट और इट वाज जस्ट टू शो कि हाँ हम औरतों का साथ ले रहे हैं। बट a lot of women went for protests and jails, तो उनकी पार्टिसिपेशन अपने लेवल पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा थी। दलित्स की बात करें तो भैया ऐसा है कि हिंदू महासभा या ऐसे कई सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस थे जहां हाई कास्ट हिंदूज पार्टिसिपेट करते थे। अगर अब उनको नाराज नहीं करना चाहे कांग्रेस तो दलित्स को बहुत एक्टिवली नहीं एसोसिएट करा सकते थे मूवमेंट से। प्लस जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन चलता था वो चलता ही था। इसके लिए एक अलग सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। उन्होंने दलित्स के साथ जाकर के जो भी वो काम किया करते थे, वो वॉशरूम क्लीन करना है, जमीन क्लीन करना है, कॉबलर का काम है, व्हाटएवर इट वाज, ही यूज्ड टू डू दैट टू शो कि यार ये बस एक काम है, इसके बेसिस पे हमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और ही इवन स्टार्टेड कॉलिंग देम हरिजन व्हिच मींस चिल्ड्रन ऑफ गॉड in order to make them feel of the included in the society of the same level as the other people, not to do that discrimination, but it was not easy to get rid of it. However, because of these reasons इनका participation limit हो गया था। इन्होंने एक और कंक्लूजन इसके ऊपर पे ये निकाली थी कि हम जब पॉलिटिकली एम्पावर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो अपने आप हम सोसाइटी में सोशल स्टैचर पे बढ़ने लग जाएंगे, तो सिर्फ कास्ट हमारी आइडेंटिफिकेशन नहीं रह जाएगी। इसीलिए इनका डिमांड एक सेपरेट इलेक्टोरेट का आया था, जो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ था डिस्कस, और ब्रिटिशर्स ने उसमें हामी भी भर दी थी। तो गांधी जी बहुत स्ट्रेस हो गए थे और फिर क्या किया था, भूख हड़ताल पे, फास्ट अनटू डेथ पे बैठ गए थे। और फिर जाकर के बी.आर. अम्बेडकर जी को झुकना पड़ गया, मानना पड़ गया गांधी जी की बात, और पूना पैक्ट आपका सितंबर 1932 में फिर साइन हुआ था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के लिए, विच रिजर्व्ड सीट्स फॉर देम नॉट जस्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इनको फिर दी गई कि आप पढ़ो भी, सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत नहीं है, आप पढ़ोगे लिखोगे तो वैसे ही आगे बढ़ोगे, साथ ही साथ हम आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी ढंग से दे रहे हैं, तो आप बढ़िए आगे। ठीक है, अब ऐसा है कि सिमिलर डिमांड मुस्लिम लीग से भी आई। मुस्लिम लीग पहले सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड कर रही थी। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, आप जब डिप्रेस्ड क्लासेस को जो है रिजर्वेशन दे रहे हो, हमें भी रिजर्वेशन दे दो। हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के उतनी फिर भी नहीं, लेकिन पॉलिटिकल जो है जहाँ पे भी हमारी प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे दो। जहाँ हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे दो हमको पार्लियामेंट में। ठीक है, हमें भी कहीं कहीं पे सीट्स थोड़ी से रिजर्व कर दो। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज वेरी मच ओपन टू दिस, बट एक ऑल इंडिया पार्टीज कांग्रेस एक कॉन्फ्रेंस जब हुआ, वहाँ पे हिंदू महासभा स्पेसिफिकली वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, and that's how Muslim League did not get what they wanted and what ultimately led to the partition. तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग लोग हैं, है ना। तो अब हमें क्या समझ आया बच्चे, देखो सबसे पहले फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्या होती है, यहां से शुरू करते हैं। नेशनलिज्म का मतलब हम कई बार पेट्रियोटिज्म से कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। अगर आप बात करो नेशनलिज्म, मैं ये वर्ड जब बोलती हूँ इसको कई बार हम क्या समझते हैं, पेट्रियोटिज्म समझते हैं। नेशनलिज्म की फीलिंग एग्जैक्टली पेट्रियोटिज्म नहीं होती है। ठीक है, नेशनलिज्म की फीलिंग होती है ऑफ वननेस, यानी कि एक होने की जो फीलिंग है, वननेस की जो फीलिंग है, एक होने की जो चाह है, उसको चाह भी नहीं है, इट्स जस्ट वेयर यू फील दैट यू बिलोंग टुगेदर, है ना। व्हाट डू यू फील? दैट यू बिलोंग टुगेदर, एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग वननेस, है ना, कि हम सब एक है, हम सब एक है वाली फीलिंग को हम नेशनलिज्म से रिलेट करते हैं।
अब देखो, जब हमने देखा नेशन स्टेट फॉर्मेशन, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की भी अगर हम बात करें, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से हमने क्या देखा, नेशनलिज्म अभी अभी आना शुरू हुआ था यूरोप में इन द प्रीवियस सेंचुरी इटसेल्फ, but it influenced the entire world, including even the colonized countries like India. तो इंडिया में भी उसका असर हमें दिख रहा था। खैर, यहाँ पे लोग ऐसे भी फाइट कर रहे थे और अब फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आ रही थी। अब देखो, ये हमने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है और यहाँ भी हम यही समझेंगे। नेशनलिज्म जो आइडिया है कि भैया वी बिलोंग टुगेदर, हम सब एक हैं, हम एक देश के वासी हैं, हमें साथ में लड़ना चाहिए, हम साथ में ये अचीव करना चाहते हैं, सो एंड सो फोर्थ एटसेट्रा एटसेट्रा, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ये क्या है? दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। आइडियाज का क्या है? आइडिया की मोटिवेशन, आइडिया को पूरा करने का पैशन, जुनून, ये कभी रहता है कभी नहीं रहता है। आपको जब तक आइडिया दिमाग में है, ध्यान में है, आप कुछ कर रहे हो, लगे हुए हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, आप उसके पीछे भागते रहोगे, आप उसमें पूरी डेडिकेशन देते रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे। लेकिन एक वक्त फिर आ सकता है जहां पे आप उस आइडिया को भूल जाओ, आपकी डेडिकेशन, आपकी मोटिवेशन, आप जो कर रहे हो वहां पे रुकावट आ जाए, या फिर आप रुक ही जाओ कंप्लीटली, है ना, यू मे स्टॉप। So we have to understand that these kind of ideas, that like for example that of nationalism, are very abstract ideas. ये कुछ concrete चीज़ नहीं है जो exist करती है, मैंने खरीद ली है, अब मैं उसको पूरा कर रही हूँ, या मैंने अपने पास रख ली है and I'm implementing it. No, it's nothing like that. It's just an idea that I'm inspired by. It's just an idea that I've learned and I resonate with and I want to fulfill it. ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ और उसके पीछे काम कर रही हूँ, बट इसका मतलब ये नेसेसरली बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कभी इससे भटक नहीं सकती हूँ। अब जब आप इतने सारे लोगों को, मतलब आप सोचो पूरे देश को एक आइडिया के पीछे लगाते हो, तो कई बार कुछ लोग दूसरे लोगों को देखकर सीख रहे हैं, कुछ लोगों ने खुद इस आइडिया के बारे में समझा है, कुछ लोगों ने खुद इस आइडिया को जन्म दिया है और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। आइडिया को भूल जाना और उससे भटक जाना बहुत आसान होता है। तो अब आपको यहाँ पे लोगों को सही रास्ते पे बनाए रखने के लिए, to make sure that the people are constantly ongoing with the idea that you have presented for them, what do we need to do? हमें क्या करना होगा? हमें उन्हें कुछ ना कुछ करके मोटिवेटेड रखना होगा, है ना। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए हमें क्या करना होगा? वी वुड हैव टू कीप पीपल मोटिवेटेड, और मोटिवेट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी अलग अलग एलिमेंट्स की, ठीक है। तो जो भी आइडिया है, चाहे वो जब राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो रहा था, या नेशनलिज्म इन इंडिया की बात कर लो, या किसी भी देश की बात कर लो, फ्रेंच रेवोल्यूशन लास्ट ईयर पढ़ा है, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा है, इन सब जगह पे आप कभी भी कोई भी मोर्चा निकालते हो, कोई पार्टी जब अपना एजेंडा पूरा करना चाहती है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, हमेशा कुछ झंडे, कुछ सिंबल्स, कुछ नारे क्यों लगा रही होती है, क्यों स्लोगन्स लगा रही होती है? ये करना इसलिए जरूरी है कि इन चीजों से लोग एसोसिएट करने लग जाते हैं और वो उनके लिए आइडिया का रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, अ टैंजिबल रिप्रेजेंटेशन, समथिंग दैट यू कैन सी, समथिंग दैट यू कैन टच, समथिंग दैट यू कैन स्पीक। और ये सारी चीजों से जब आप रिलेट करते हो, समथिंग दैट फिजिकली एग्जिस्ट्स इन रियलिटी, तो वो आपको उस आइडिया से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट कर देता है। और आप जब अब इस चीज को देखोगे, इस एलिमेंट को देखोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे। अब वो एक झंडा हो सकता है, वो एक गाना हो सकता है, वो कोई सिंबल हो सकता है, आइकन हो सकता है, किसी की तस्वीर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई कहानी हो सकती है। हम जब कोई पेट्रियाटिक मूवी देखते हैं तो एकदम से अंदर कैसे देशभक्ति जाग जाती है ना। हो सकता है आप किसी आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स की कोई वीडियो देखो, उनकी कोई किसी कारनामे की, तो आपको बहुत इंस्पिरेशनल फील होगा, इवन इफ यू अदरवाइज प्रोबेबली वुडंट बी सो मच अलाइंड टू मे बी जॉइनिंग द डिफेंस सर्विसेज, लेट्स जस्ट से, लेकिन वो देख करके आपके अंदर एक जज्बा आ जाएगा कि आई वॉन्ट टू डू दिस। सो समथिंग दैट यू कैन लुक एट कीप्स ऑन इंस्पायरिंग यू, एंड वेन एवर यू आर देन गोइंग टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, वो आपको एक कॉन्क्रीट रास्ता देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हम कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पढ़ रहे। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि अच्छा ये इसने ये किताब लिखी, इसने ये लिखा, क्यों लिखा, क्यों इतनी जरूरत थी इस चीज की। आज भी जब इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या अदरवाइज भी जब आप कोई एक पर्टिकुलर गाना सुनोगे, ठीक है, सम पेट्रियाटिक सॉन्ग, मे बी फ्रॉम सम बॉलीवुड मूवी बट अ वेरी पेट्रियाटिक सॉन्ग, द मोमेंट यू हियर दिस सॉन्ग यू विल बी रियली इंस्पायर्ड बाय इट, यू वुड जस्ट फील दिस लव फॉर योर नेशन। तो ये बनाए रखने के लिए इन गानों का, इन सिंबल्स का एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी था।
And that is exactly why people kept on working on these icons and symbols and whatever was possible to keep everyone inspired and motivated. So now we are going to understand that how when people who were very different, राइट, इंडिया की अगर बात करते हैं, नॉर्थ के लोग अलग तरह के कपड़े पहन रहे हैं पहाड़ों पे, नॉर्थ ईस्ट के लोग और घने जंगल बारिश पहाड़ वाले अलग तरह के कपड़े पहन रहे हैं, अलग तरह के खाना खा रहे हैं, अलग तरह का भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही साउथ में गर्मी है तो अलग कपड़े पहन रहे हैं लोग, खाने का तरीका बहुत डिफरेंट है, लैंग्वेजेस बहुत डिफरेंट है, अलग अलग हिस्सों के इतने डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ लोग आए हैं साथ में लड़ने के लिए। अब मेरी आइडिया आपके आइडिया से डिफर कर सकती है ना, मतलब फ्रीडम को ही अगर मैं आपको डिफाइन करने बोलूं, आप जैसा डिफाइन करो और मैं जैसे डिफाइन करूं, वो बहुत अलग हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट माय आइडिया ऑफ द सेम थिंग, nationalism, and your idea of nationalism could be different because we come from very different backgrounds and we need different things from the nation, from our freedom, whatever. तो अब हम दोनों को यूनाइट कैसे करेंगे हम? तो एक झंडा बना दिया, ये देश का झंडा है, ये नेशनलिज्म का झंडा है, ये नेशन का झंडा है। अब इस झंडे से एसोसिएट करो, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनालिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को थोड़ी देर साइड रखो, अब तुम सब इस झंडे से रिलेटेड हो। तो इसलिए ये आइकन सिंबल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पूरी आइडेंटिटी रीडिफाइन हो जाती थी अब उसके अराउंड, नेशन के अराउंड, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म के अराउंड। ठीक है जी, चलिए। तो कल्चरल प्रोसेस ने बहुत बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है नेशनलिज्म को बढ़ाने में। किन चीज़ों पे हमने खास करके ध्यान दिया है, किन चीज़ों ने इसमें बहुत ज़्यादा आप कहोगे कि कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर द कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का प्रोग्रेस? हिस्ट्री। हिस्ट्री क्यों? तो हिस्ट्री की एक बहुत खास बात आपको समझाती हूँ। जब ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, एक तो हिस्ट्री वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कहीं पे कोई राजा, कहीं पे कोई डायनेस्टी, कहीं पे कोई इन्वेजन नहीं, कहीं पे बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेजन, ऐसा था। तो हिस्ट्री बहुत डिफरेंट थी, एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट थे, और उसकी वजह से रियलिटी एंड सोसाइटी बहुत डिफरेंट थी। बट मोर देन दैट व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट हिस्ट्री वाज वेरी वेरी रिच। हमारी हिस्ट्री हेरिटेज बहुत इनरिचिंग रही है, कल्चर बहुत इनरिचिंग रहा है, हम सबको पता है, इंडिया हैज़ बीन फेमस फॉर इट। इसीलिए तो सोने की चिड़िया थी, वी हैड अ लॉट टू ऑफर, और तभी तो ब्रिटिशर्स भी आए थे सोने की चिड़िया को लूटने के लिए। लेकिन होता क्या है कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो नहीं चाहते थे कि लोग अपनी इंडियन हिस्ट्री में, अपनी कल्चर में ग्लोरिफिकेशन सीख करें, कि प्राइड फील करें। अगर मुझे तुम कहोगे कि अरे यार तुम्हारा देश तो कैसा गंदा है, ये है वो है, मुझे भी उससे कनेक्शन फील नहीं होगा। अब उस पर आगे कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो मैं लड़ने की भी कोशिश नहीं करूंगी। आई वुडंट इवन प्रोबेबली वांट टू फाइट विद देम। आई विल बी लाइक कि हाँ यार ये तो पहले ही खराब है, इसके लिए लड़ना क्या है। तो सामने वाले के लिए ये बिलीव कराना मुझे कि इसकी ज़्यादा वैल्यू और वर्थ नहीं है, और इसलिए मेरे पास उसके लिए लड़ने का वक्त नहीं है या ज़रूरत नहीं है, या इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। आप ये फीलिंग जब किसी के अंदर इंस्टिल कर देते हो तो आपके लिए उस चीज़ को कैप्चर करना, अपने कंट्रोल में लेना बहुत आसान हो जाता है। और ब्रिटिशर्स ने एग्जैक्टली यही किया, हमारी हिस्ट्री को, हमारे बैकग्राउंड को बहुत टेंट करके दिखाया कि आप अनपढ़ हो, आप गरीब हो, आप मॉडर्नाइज नहीं हो, आपको कुछ नहीं आता है, आपकी हिस्ट्री, आपकी कल्चर, आपकी हेरिटेज ऐसी है, टेंटेड है। तो लोग भी उसमें डिस्कनेक्ट फील करने लग जा रहे थे, उसके लिए लड़ना नहीं चाहते थे। तो हम अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ये समझाया जाने लग गया कि जो हमारी हिस्ट्री है वो कितनी सुंदर, कितनी इनरिचिंग है, कितनी ज़्यादा कुछ हमने किया है, देखा है और इंडिया का रहा है। ब्रिटिशर्स ने कैसे आकर के उसे गंदा किया है, टेंट किया है, क्योंकि जब आप ग्लोरीफाई कर दोगे हिस्ट्री तो फिर वापस लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कनेक्ट फील करने लगेंगे, और अब वो चाहेंगे कि अब फिर इसके लिए कि यार मेरा देश अगर इतना वैल्यूएबल है, इतना कुछ है, तो ये मेरा देश, आई फील प्राउड अबाउट इट, आई वॉन्ट टू फाइट फॉर इट, एंड देन दे विल फील द कनेक्शन, दे वुड फाइट फॉर इट, बिकॉज दे विल बी टेकिंग प्राइड इन द ग्लोरिफिकेशन, राइट। दिल भी लाइक कि ये इतना सुंदर है कि मुझे छुपाना नहीं है, मुझे बताना है, इसके लिए लड़ना है, और मुझे वापस भी चाहिए। सो दिस वाज योर हिस्ट्री फिक्शन, यानी कि कई सारी कहानियां, सोची हुई काल्पनिक कहानियां लिखी जाती थी, लेकिन थोड़े एलिमेंट ऑफ रियलिटी के साथ। या अगर आज़ाद होगा देश तो कैसा होगा, ऐसे फिक्शनल चीज़ें लिखो कि लोगों के दिमाग में वो आइडियाज़ आ जाए, वो फीलिंग, वो इमोशन आ जाए कि कैसे हमारा देश होगा, आगे जाएगा, दिखेगा, कैसे हमें आज़ादी ले लेनी चाहिए, सो एंड सो फोर्थ। फोकलोर, जो हमारी
लोकगीत होती हैं, लोक कहानियाँ होती हैं, ट्रेडिशनल स्टोरीज, ठीक है, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स किए जा रहे थे कई सारी चीज़ों को, फोटोज को, सिंबल्स को। ये सारी चीज़ों ने नेशनलिज्म के फॉर्मेशन में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। द आइडेंटिटी ऑफ नेशन इज ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज एज वेल। तो एलिगरीज भी बनाई हमने। ये एलिगरी नया वर्ड नहीं है। नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने पढ़ा है, जहाँ पे हमने जर्मेनिया, ठीक है, जहाँ पे हमने आपका क्या कहते हैं ब्रिटानिया, ब्रिटेन की ब्रिटानिया वाज देयर, मैरियन फॉर फ्रांस, इन सब का नाम पढ़ा है। तो ये क्या थे? तो एलिगरी का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक फिगरीन के फॉर्म में, यानी कि ह्यूमन फिगरीन के फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हो, एक ह्यूमन फॉर्म दे देते हो, तो उसको फिर हम एलिगरी कहते हैं, है ना। कि एक आइडिया है कि मेरा नेशन कैसा है, मेरा नेशन ऐसा है, ये फीचर्स हैं, शांत है, विशाल है, चार्मिंग है। तो मैंने उसको एक पर्सोनिफिकेशन दे दी, ठीक है, मैंने उसको एक पर्सन, एक फिगरीन के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, और अब उसके अलग अलग सिंबल्स, के हाथ में तलवार पकड़ा है, मतलब इंडिया इज रेडी टू फाइट, ऐसा कुछ। तो ऐसी सारे सिंबल्स उस फिगरीन में दे दिए, और अब वो एक रिप्रेजेंटेशन बन गया है ह्यूमन फॉर्म में देश का, उसको एलिगरी कहते हैं। तो यही हमारा भारत माता, मदर इंडिया है ना। भारत माता का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, जैसे कि आपका जर्मेनिया, मैरियन, आपका जर्मनी एंड फ्रांस के लिए रेस्पेक्टिवली हो गए। तो हमने क्या किया, इंडिया क्या है, कैसा है, उसका एक ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन बना दिया, अलग अलग सिंपल्स के टाइप्स की तरह से, जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करे, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करे, सारी चीज़ों को। तो भारत माता इस वजह से एक बहुत प्रोमिनेंट सिंबल बनकर आई ऑफ इंडियन identity in the 20th century. So there were like a lot of pictures of Bharat Mata circulating. Whenever people would look at this image, they would be very, very inspired. They would want to worship Bharat Mata. They would want to fight for her. और अब क्या हुआ, एक इमेज बन गई है कि ब्रिटिशर्स जब अटैक कर रहे हैं तो इंडियन लैंड को नहीं, भारत माता को अटैक कर रहे हैं। एक पर्सनल कनेक्ट और एक पर्सनल रीजन टू डिफेंड एंड फाइट आ चुका है, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये इमेज बनाई भारत माता की अपने हाइम में, एक गाने में, वंदे मातरम, और नॉवल आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ लिखा, और वहां पे आपको पहली बार एक डिस्क्रिप्शन दिया गया, वंदे मातरम गाना भी लिखा जो नेशनल सॉन्ग भी बन जाता है, ठीक है। बहुत सारे मतलब अब पेट्रियाटिक चीज़ों में हम वो पेट्रियाटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीलिंग्स के लिए हम ये गाना यूज़ करते हैं, अभी भी सुनते हैं। सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। So guys, now what you have to do is you have to remember who created what, ठीक है, किसका क्या कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि कई बार इस पे 5 मार्क्स का सवाल आता है। कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से बहुत बार 5 मार्क्स का और कई बार 3 नंबर का सवाल, यानी कि लॉन्ग आंसर्स पूछे गए हैं। सो यू शुड बी thoroughly prepared with this, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता, और आपका वंदे मातरम भी लिखा, और आनंद मठ नाम की एक नॉवल लिखी थी, वहां पे पहली बार इनका जिक्र किया गया, और वहां से आइडिया निकल कर आया। अब आपको यहाँ पे एक चैलेंज भी बता देती हूँ मैं। भारत माता के ना मल्टीपल वर्जन्स बने थे, मतलब अब ये नहीं है कि हजारों वर्जन्स बने थे, बट कुछ कॉमन वर्जन्स जो थे वो 2-4 थे। अब इसमें हमने देखा है कि एक असेटिक फिगर है। असेटिक फिगर का मतलब साधु संत जो तपस्या कर देते हैं, जो प्लेजर्स ऑफ लाइफ को हटा देते हैं, संत से होते हैं, हु हैव गिवन ऑल लव फॉर द बेसिक मीनियल मटेरियलिस्टिक एंड थिंग्स इन लाइफ, कि भैया ये पैसों वैसों से अब हम ऊपर उठ चुके हैं, और मोर स्पिरिचुअल इन नेचर। तो एसेटिक फिगर दिखाया गया, जो कामनेस, डिविनिटी है ना, मतलब गॉड लाइक एंड स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्रेस कर रही थी। अब देखो, नाम भी भारत माता रखा है। So one thing that you'll gauge from this entire thing is that despite of the fact that it is an allegory and we are expecting everyone to look at it as the mother nation, mother India, but the image that was created was very much a representation of the Hindu culture, Hindu religion. अब क्या होता है, जब आप एक इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन करो, मतलब ऐसी चीज़ों को बनाओ, ऐसी चीज़ों को लेकर आओ, मतलब भारत माता की इमेज एलिगरी अगर आप बना रहे हैं, वन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट हैज़ टू बी एन इमेज व्हाट द एंटायर नेशन कैन एसोसिएट विथ। लेकिन हम क्या कर रहे थे यहाँ पे,
हमें एक ऐसी इमेज बना रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर रिलीजन, हाउएवर इट वाज इन मेजॉरिटी, बट इट वाज अ पर्टिकुलर रिलीजन्स रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत सारे ऐसे और लोग थे जो इससे बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे थे, दे वर नॉट रियली एबल टू रिलेट विद द इमेज, गेट इंस्पायर्ड बाय इट. सो फॉर देम probably we can say that instead of bringing them on board, it was rather setting a negative implication and feelings within them of alienation. ठीक है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम था विद द एलिगरी ऑफ भारत माता दैट वाज बीइंग यूज्ड एट दैट टाइम. तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ दे रखा है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेशन देखने के बाद दे सकते हो. जो नीचे कमेंट्स का आता है, आप क्विज नंबर 1 लिख के बता देना कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन से गाने को, हाइम को लिखा है फॉर द मदरलैंड, इंडिया, हमारी भारत माता के लिए. सारे जहां से अच्छा या फिर वंदे मातरम. ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अदर आइकन्स की. सो द इमेज ऑफ भारत माता टुक ऑन डिफरेंट फॉर्म्स इन पॉपुलर प्रिंट्स. जैसे मैंने आपको बताया, एक कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं था. ये फॉर्म क्या होता रहता, ये फॉर्म जो है अलग अलग पॉपुलर प्रिंट्स में चेंज होता रहता था. थोड़ा सा इधर बदल दिया, थोड़ा उधर बदल दिया. आप अगर थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंडियन गॉडेस को, ठीक है, मैं अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ओवर हियर बिकॉज दैट्स वेयर आई सी वेरिएशंस. कई बार आप देखोगे कि किसी हिंदू गॉडेस को जब दिखाया जाता है, इंडियन गॉडेस नहीं, सॉरी आई मिस स्पोक ओवर दैट, हिंदू गॉडेस को दिखाया जाता है, तो कई कई हिंदू गॉडेसेस के मल्टीपल फॉर्मेशंस हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं इस रिलीजन से ही आई थी. तो वैसा था, जैसे पर्टिकुलर गॉडेस व्हेन शी इज काम शी इज इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, बट व्हेन शी इज एंग्री शी इज इन अनदर फॉर्म. तो आप क्या करते हो, आप उनके अलग अलग वर्जन्स को दिखाते हो कि यहाँ पे ये वर्जन है, यहाँ पे ये वर्जन है, यहाँ पे ये वर्जन है. वैसे ही हमने भारत माता का अलग अलग वर्जन दिखाया है. ठीक है, डिवोशन टू भारत माता बिकेम एसोसिएटेड विथ वन सेंस ऑफ नेशनलिज्म. तो ऐसा नहीं है कि डिड बाइंड अ पर्टिकुलर रिलीजन, रिप्रेजेंटेशन वाज वेरी रिलीजियस एंड इंस्पायर्ड बाय अ पर्टिकुलर रिलीजन, बट इट डज नॉट मीन दैट अदर पीपल वर नॉट टेकिंग इंस्पिरेशन और वर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व. तो ये एक ऐसी चीज हो गई कि आप जब वो पिक्चर देखोगे आपको लगेगा ये मेरी भारत माता है एंड आई नीड टू डू फॉर समथिंग फॉर हर, आई नीड टू फाइट फॉर हर, आई नीड टू फाइट द ब्रिटिशर्स, सेंड देम आउट. तो भारत माता का सिंबल, भारत माता की एलिगरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन गई. Nationalists in the late 19th century India started recording and collecting folk tale songs and legends. अब दूसरा क्या है, folklore, folk tales क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? These are basically लौकिक कहानियां, यानी कि ट्रेडिशनल कुछ कहानियां चली आ रही हैं. जैसे आप सुनोगे कि इस ट्रेडिशन की ये कहानी है, वो उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन से रिलेटेड कुछ बातें बताई जाएंगी, वो उस पर्टिकुलर रीजन की होंगी. लेकिन क्या होता है, when people of that particular religion, that particular tradition, that particular area hear about it, they feel a very strong sense of belonging and connection with those stories, with those songs. So the idea of the folk tales, of all of these things was to ignite and trigger the feeling of connection with your culture. ठीक है, कि चलो यार कल्चर भले अलग अलग हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन अपने जो भी कल्चर है उससे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट तो फील करो. ऐसा तो महसूस करो कि यार ये तो मेरा है ना, ये मेरे पिंड की बात हो रही है, ये मेरे ट्राइब की बात हो रही है, ये वहां की कहानियां, उसके ट्रेडिशंस की बात हो रही है, ये उसका गाना है, ये हमारे कल्चर के बारे में, ये हमारे ट्रेडिशंस के बारे में. सो लेट 19th सेंचुरी में लोगों को ये लगने लग गया कि मॉडर्नाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फेस करने की वजह से, फोकस करने की वजह से कहीं ना कहीं लोग अपने ट्रेडिशन, अपने आइडेंटिटी से अलूफ हो रहे थे. तो जब आप एक कनेक्शन बनाओगे तो अवेयरनेस आएगी अपने हिस्ट्री के बारे में, लोग प्राइड लेने लगेंगे और फिर उस ट्रेडिशन से एसोसिएट करने लगेंगे. और जितने लोग उस ट्रेडिशन से एसोसिएट करेंगे, सब साथ में मिलकर के आप फाइट करेंगे, काम करेंगे अपने देश के डेवलपमेंट के लिए. तो अब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करने लगे कि पुरानी कहानियाँ, लेजेंड्स, फोकलोर्स, उनको अब पॉपुलराइज करना, उनके बारे में बात करना. ठीक है, तो शुरू होती है कहानी हमारी फोकलोर की, विच वॉज सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रू ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस. तो अब हमने क्या करना शुरू किया, बताना शुरू किया कि इससे पहले कि ब्रिटिशर्स थे या इससे पहले कि कोई भी दूसरा फॉरेन इन्वेडर आया था, दिस इज हाउ आवर कल्चर यूज्ड टू लुक लाइक, दीज वर आवर ट्रेडिशंस, दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू. तो वो पुरानी, आप भी अपनी पौराणिक ट्रेडिशनल
व्हाट यू से ट्रेडिशनल पुरानी कहानियां जब सुनोगे, ठीक है, जब आप देखोगे कि अरे ये पुराने ज़माने में हमारे यहाँ ऐसे होता था, हमारी फैमिली में ऐसे होता था, बड़ा मज़ा आता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है सुन के. सो पीपल स्टार्टेड ब्रिंगिंग दैट लव फॉर इट. ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ फोक tradition was considered crucial to discovering national identity and restoring pride in the past. As I said, जब सब लोग उन चीज़ों के बारे में जो भूली बिसरी यादें हैं, ठीक है, पुरानी एंसेस्ट्रल स्टोरीज हैं, इनके बारे में जब आप बात करते हो, ट्रेडिशंस के बारे में बात करते हो, कनेक्शन फाइंड करते हो, तो आप प्राइड भी फील करने लग जाते हो अपने अंदर. आप उसके लिए एक कनेक्शन फील करने लग जाते हो, उसको ग्लोरीफाई करते हो, उसके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है, उसके बारे में बाकी लोगों को अवेयर करने लग जाते हो, और आप अपने आप इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाते हो कि आप किसी को उसके बारे में बुरा बोलने नहीं दोगे या उसके साथ बुरा करने भी नहीं दोगे. Rabindranath Tagore, for example, played a very significant role in collecting ballads, nursery rhymes and myths in Bengal and led the movement for folk revival. तो लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना. लिटरेचर जैसे रोमांटिसिज्म में भी हमने देखा है, लिटरेचर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ बीन वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल क्रिएटर इन द सेम एस्पेक्ट. तो इन्होंने कई सारे बैलेड्स क्या होती हैं, स्टोरी टेलिंग इन फॉर्म ऑफ अ पोम है लेकिन कहानी बताई जा रही है. तो कहानियाँ बताते थे अपने फोक मतलब आपके ट्रेडिशनल लेजेंड्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में. राइम्स लिखते थे, कई सारी ऐसी चीज़ें लिखते थे जिससे हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में पता चले, लोग उससे कनेक्ट करें, लोग उससे रिलेट कर सके. ठीक है, फिर वैसे ही नतीशा शास्त्री की अगर बात की जाए तो उन्होंने 4 वॉल्यूम एक कलेक्शन ऑफ फोक टेल का प्रिंट किया था, जिसका आपका द फोकलोर ऑफ सर्दर्न इंडिया नाम था मद्रास में. बिकॉज ही वेरी वेरी स्ट्रांगली बिलीव्ड कि यार जब तुम प्रेजेंट करोगे तभी लोग पढ़ेंगे, और लोग जब पढ़ेंगे इससे एसोसिएट करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएंगे. सो इट वॉज रिगार्डेड एज अ नेशनल लिटरेचर, एंड लिटरेचर इज वॉट ब्रिंग्स इन अवेयरनेस एंड पीपल गेट टू नो वॉट इज देयर. ठीक है, रिप्रेजेंट करता है ऑथेंटिक थॉट्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल को, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एसेंस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर को. राइट, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वो प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दीज folklores. The movement to revive Indian folklore contributed to the development of nationalist idea and sense of cultural pride. तो कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, ये सब पुरानी कहानियों से निकल कर आ रहे थे. कई बार क्या होता है, हम प्रैक्टिस में अपनी पुरानी ट्रेडिशन को नहीं लाना चाहते, लेकिन उसकी कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है. अगर अभी मैं आपको बताऊं कि हंट करना है, यू वुड प्रोबेबली नॉट वांट टू गो आउट हंटिंग, एंड you should not go out hunting. But when you hear the stories of what your ancestors used to do, how the tradition was for, let's say, your entire village of performing certain traditions, that sounds very interesting. It makes you feel a sense of pride and glorification about it, and you would want to protect it, right? तो फोकलोर को इसी आइडिया के साथ बहुत बहुत ज़्यादा आगे रिवाइव किया गया और लोगों को कनेक्ट किया गया. इसी के साथ क्विज नंबर 2 आ गया आपके लिए. ये क्वेश्चन का भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देके जाना है क्लास के बाद. सवाल ये है कि जो सर्दर्न इंडिया, द फोकलोर ऑफ सर्दर्न इंडिया था, उसको पब्लिश किसने किया था? 4 वॉल्यूम में था और मद्रास में हुआ था ये. तो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, नतीशा शास्त्री और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये आपके ऑप्शंस हैं. ठीक है, चलें अब बात करते हैं हम आइकन्स एंड सिंबल्स जो अपार्ट फ्रॉम फोकलोर्स एंड साइंस एंड एलिगरीज थी, और भी कई सारी सिंबल्स थी, जैसे कि फ्लैग्स हो गए. ठीक है, कोई पर्टिकुलर सिंबल ही हो गया कि कोई आइकन ही बना रखा है, त्रिशूल बना दिया, वो पावर दिखा रहा है. ठीक है, स्वास्तिक बनाया जैसे हिटलर ने, तो वो स्वास्तिक एक चीज़ का, नाजिज्म का सिंबल था. तो वैसे सिंबल्स क्या क्या थे जो आप देखते थे, एसोसिएट करते थे, ऐसे कई सिंबल्स थे और लोग उस सिंबल से बहुत इंस्पायर होते थे. और इन सिंबल्स ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया लोगों को यूनाइट करने में, नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में, नेशनलिज्म को फॉस्टर करने में. स्वदेशी मूवमेंट की अगर बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट कब और क्यों हुआ था, शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि भैया स्वदेशी मूवमेंट लिख तो दिया है. तो स्वदेशी मूवमेंट बचे 1905. बेसिकली क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने बोला कि जो बंगाल प्रोविंस है, ठीक है, बंगाल प्रोविंस बहुत बड़ा था, विच इज़ योर, समझ लो कि अभी का प्रेजेंट थोड़ा उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, एंड देन यू हैड बांग्लादेश एट दैट टाइम, थोड़ा असम का हिस्सा ले लें. ये एक बड़ा सा बंगाल प्रोविंस था और ये ब्रीडिंग ग्राउंड था फॉर नेशनलिस्ट. भर भर के नेशनलिस्ट जो हैं यहाँ पे आया करते, यहाँ से निकला करते थे. तो ब्रिटिशर्स को लगा कि इनकी ना स्पिरिट को ब्रेक करना पड़ेगा, इनकी स्पिरिट को हम ब्रेक कर देंगे ना तो ये ग्राउंड हमारा हो जाएगा, नेशनलिस्ट की मूवमेंट की बैकबोन ब्रेक हो जाएगी. तो उन्होंने इसलिए सोचा कि बंगाल को हम डिवाइड कर देते हैं. इस कदर डिवाइड करते हैं कि जो बंगालीज हैं
हिंदू बंगाली स्पेसिफिकली आइसोलेटेड फील करें। तो उन्होंने सोचा कि जो बांग्लादेश है वो उस समय ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, आपका जो भी प्रेजेंट वेस्ट बंगाल एंड सम अदर पोर्शंस नहीं हो पाए, वो बनता। ईस्ट बंगाल में क्या होता, हिंदू बंगाली स्पीकर्स माइनॉरिटी हो जाते, इस्लामिक फॉलोवर्स ज़्यादा रहते, वेर एज ऑन द वेस्ट बंगाल साइड हिंदी, उड़िया, ये सारे स्पीकर्स ज़्यादा हो जाते और बंगाली स्पीकर्स माइनॉरिटी में हो जाते। दोनों तरफ अभी माइनॉरिटी में हो गए तो स्पिरिट ब्रेक होगी। बट लोगों ने पहचान लिया था इस चीज़ को, जो उनका एजेंडा था। उन्होंने हालांकि बोला कि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत होगी, इसीलिए हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं। बट पीपल आइडेंटिफाइड दैट, स्पेशली आर नेशनलिस्ट्स, तो दैट इज वाई द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड। अब यहाँ से आया आपका पहला ट्राई कलर फ्लैग, है ना, फ्लैग बना। तो झंडा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, वहां पे ब्रिटिशर्स अपना झंडा लहरा रहे हैं, उसको हटाकर अपना झंडा लगाना एक अलग सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्राइड एंड अचीवमेंट फील कराता था, सेंस ऑफ ट्रायम्फ फील कराता था हमारे फाइटर्स को। तो उन्होंने एक रेड, ग्रीन और येलो कलर का झंडा बनाया। इस झंडे में 8 कमल के फूल थे, लोटसेस, जो बेसिकली 8 प्रोविंस थे इंडिया में, 8 स्टेट्स थे इंडिया में उस वक्त, उसको रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कि बंगाल एक हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे, ठीक है, तो उस 8 प्रोविंसेस को दिखाते थे। साथ ही साथ एक मून, क्रीसेंट मून, ठीक है, ये वाला मून, ये मून था और सन था जो वहां पे उसमें बना हुआ था, जो आपको दिखा रहा था यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो ये एक झंडा जैसे बना स्वदेशी मूवमेंट में, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर झंडे के और भी डिजाइन्स आने लग गए, और भी वेरिएशंस आने लग गए, जैसे ये ट्राई कलर में आया, जहाँ पे ये चरखा बना हुआ है, ये स्पिनिंग व्हील, ये चरखा जो है, ये दिखाती है सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि हम खुद से हमारे कपड़े बना सकते हैं। चरखा क्या था, उससे हम खादी प्रोड्यूस कर पा रहे थे, हम बॉयकॉट कर रहे थे फॉरेन गुड्स एंड क्लॉथ्स को। तो अब इस खादी के प्रोडक्शन से हम दिखा रहे हैं कि हमें ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद कर लेंगे। तो ये सेल्फ सफिशिएंसी दिखा रहा है, ठीक है। कैरिंग एंड रेजिंग द फ्लैग ड्यूरिंग मार्चेस, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन की तरह ट्रीट किया जाता था ऑफ रेजिस्टेंस। कि तुमने फ्लैग अपना लगाया है, मतलब तुमने कह दिया है कि तुम्हारे रूल को, ब्रिटिश रूल को हम मानते ही नहीं है, हमें लगता ही नहीं है कि तुम्हारी कोई एग्जिस्टेंस है, ठीक है, कोई एक्नॉलेजमेंट है तुम्हारी प्रेजेंस की। ये रेजिस्टेंस है, डिफायंस है, हम जो है हम ही है, बाकी तुम देख लो, तुम्हारा होना ना होना हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। वी डोंट रिकग्नाइज एंड एक्नॉलेज योर प्रेजेंस, ठीक है। देन वी हैड reinterpretation of history played a role in fostering nationalism. So what we understand over here is that, as I've already stated in the beginning, that history को glorify किया ताकि people could connect with it, right? Indians sought to challenge British perceptions of Indian backwardness. उन्होंने टेंट किया कि तुम्हारी हिस्ट्री ऐसी है, तुम्हारे में तो पढ़े लिखे नहीं हो, कास्टिज्म है, रिलीजन प्रॉब्लम है, ये है, वो है। But then when people started glorifying and looking at the achievements that they had, they now wanted to connect to the history and not feel ashamed about it, fight for it, feel pride in it, right? So they aimed कि इंडिया के achievements को दिखाया जाए and called for struggle to change the conditions under the rule of the Britishers. Okay? And then finally, we also see that emphasis on Hindu symbolism and iconography was created. बट एज आई टोल्ड यू वाइल बैक कि ये थोड़ा एक्सक्लूसिव हो रहा था हिंदूज के लिए, बाकी लोगों के लिए इंक्लूसिव नहीं हो रहा था। दे कुड नॉट कम्प्लीटली रिलेट विथ इट, ठीक है। अपने कल्चर को, नॉन हिंदूज जो है वो अपने कल्चर को, हेरिटेज को, कॉन्ट्रीब्यूशंस को यहाँ पे ज़्यादा देख नहीं पा रहे थे, एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे, रिलेट नहीं कर पा रहे थे, आइसोलेटेड फील कर रहे थे, एलियनेटेड फील कर रहे थे। सो दिस लेड टू फीलिंग ऑफ एलियनेशन एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं सारे लोग रिप्रेजेंटेड फील नहीं कर रहे थे इस नेशनलिस्ट फीलिंग के साथ, तो वो साइडलाइन हो गए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1921 रविंद्रनाथ टैगोर डिजाइन द स्वराज फ्लैग, इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स? ठीक है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताकर जाओगे। अब बात कर लेते हैं फटाफट से, थोड़ा सा क्विट इंडिया मूवमेंट हमें टुवर्ड्स दी एंड दिया हुआ है, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। इससे वैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन हमने देखा है केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड वाले क्वेश्चंस यहाँ से आते हुए, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो क्रिप्स मिशन हुआ था, तो हमें पता है कि पार्टीशन और ये आज़ादी देना, ये सारे कॉन्वर्सेशंस चल रहे थे। क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है
और उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 भी फिनिश हुआ होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत एडवर्स रहता है जैसे वर्ल्ड वॉर 1 का रहता है। तो कई जगह लोग नाराज हैं बहुत इन ब्रिटिशर्स से, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैव हैपेंड एंड दे जस्ट वांट द ब्रिटिशर्स गॉन। सो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट इसी का मौके को देखते हुए लॉन्च कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब जो पावर है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की होगी, इंडियंस की होगी, और फटाफट ब्रिटिशर्स उसे ट्रांसफर करेंगे इंडियंस को, हमें फुल आज़ादी दे देंगे और पूरा विड्रॉल कर लेंगे, कहीं पे भी कोई कब्जा नहीं रहेगा, कोई रूल नहीं रहेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस पास कर दिया रेजोल्यूशन इस क्विट इंडिया का 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, यानी वेरी क्लोज टू इंडिपेंडेंस। ऑफ कोर्स इट हैड अ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल कॉन्सिक्वेंस ओवर द पार्ट फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल, बट नॉट ऑल ऑफ इट काइंड ऑफ फेल्ड। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि अब तो तुम्हें जाना है, तुम्हें हम रहने देंगे ही नहीं, तुम्हें जाना है। The All India Congress Committee endorsed the resolution on 8 August 1942 in Bombay, और एकदम सिंपल से एक स्लोगन बना दिया उन्होंने, डू और डाई, या तो लड़ो या तो मरो, या तो अब इस पार या तो अब उस पार, हमें अब बीच में रहना ही नहीं है। The movement resulted in widespread civil disobedience, hartals, demonstrations and processions, non-violent but very much similar to the approach of what non-cooperation and civil disobedience had. The movement naturally gained massive participation, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, स्टूडेंट्स ले लो, वर्कर्स, पेजेंट्स, ठीक है, कई सारे लोग जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, all of these people came very actively participating. Women played a significant role in the movement, including आपका मतंगिनी हजरा in Bengal, कनकलता बरुआ इन असम एंड रामा देवी इन उड़ीसा। ये नाम थोड़े याद रखेंगे बिकॉज सीडीएम में जैसे हम कह रहे हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उससे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ओवर योर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेचुरली रिस्पॉन्डेड इट विद वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रूटल रिप्रेशन एंड फोर्स। डिस्पाइट फेसिंग रेजिस्टेंस, बहुत वक्त लग गया ब्रिटिशर्स को फिर भी इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, 1 साल से भी ज़्यादा। ठीक है, तो अब आपका आखिरी होमवर्क क्वेश्चन, डैश गेव द फेमस स्लोगन डू और डाई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अब इसी के साथ जल्दी से समराइज कर लेते हैं। तो हमने देखा कि कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ज़रूरी थी इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। कई सारे सिम्बल्स, आइकन, सॉन्ग्स, हाइम्स, फ्लैग्स, एलिगरी, आइकन्स, ये सारी चीज़ें यूज़ की जा रही थी। वंदे मातरम और आनंद मठ लिखी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, वहीं से भारत माता की पहली इमेज आई। रविंद्रनाथ टैगोर का हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने फोकलोर का वेस्ट बंगाल, लतीसा शास्त्री इन योर साउथ, स्वदेशी फ्लैग जो है वो पहला, मतलब आपका वो फ्लैग भी बहुत इंपॉर्टेंट था स्वदेशी मूवमेंट में, एंड देन देयर वर अदर फ्लैग्स एज वेल। देन यू हैड क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, गांधी जी ने जहाँ पे इसको लॉन्च किया विथ डू एंड डाई स्पीच एंड स्लोगन, organized in various towns and cities, had a very very massive representation of everyone participating, especially with women. ठीक है, so now guys, all of these sessions have been happening live on our Imbibes platform, और आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है। So just go either download the app or you can open the website, होम पे जाओगे, इम्बाइब लाइव क्लास पे जाओगे, जब जाओगे तो आप देखोगे आने वाले सारे सेशंस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। So you can see these are the sessions, these are the sessions which are coming up. For example, practice of federalism and decentralization में पढ़ाने वाली हूँ, तो आप जा करके इसको रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, go ahead, register. When you do that, you will be able to see the classes which is the pre-class activities, the post-class activities, और कौन कौन सी क्लास आने वाली है। तो 29 को भी 5 बजे क्लास है, आप इसको भी जो है you can just register yourself. So keep on registering, keep on attending these sessions. We share some videos for you to watch before the class. We share some post-class activities जो आपके लिए unlock हो जाती हैं क्लास के बाद। तो इनको जब आप अटेंड करते हो तो आपका बहुत अच्छा रिविजन भी हो जाता है। Please ensure to get connected and to get started, and do not forget to join our Telegram channel. ये QR कोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, यहाँ पे भी है, चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए।
We'll meet very soon. If you like the session, you understood the sense of collective belongingness in detail and very well, do not forget to hit the like button, share the video with your friends. Do tell me in the comment section how did you like the session. And I'll see you guys very soon. If there is any specific demand of a academic or a non-academic session that you guys want me to do, please make sure to mention it in the comment section. I'll see you guys very quickly at the soonest. Till then, take good care of yourselves and have a great time, have a great weekend, and bye. Stay tuned and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.